नारायणपुर नाम का एक गांव था। वहां महेंद्र अपने छोटे भाई देवेंद्र के साथ रहा करता था। देवेंद्र हमेशा से ही अपने परिवार के साथ शहर में रहने के कारण गांव बस गर्मी की छुट्टियों में ही आया करता था। महेंद्र का परिवार गांव का सुखी परिवार था। न ज्यादा धन की लालच और न ज्यादा दिखावा, हमेशा खुश रहने की कोशिश करता। लेकिन देवेंद्र का परिवार जो कि शहर से आया हुआ था, उनके बच्चे हमेशा ही कुछ न कुछ नाटक किया करते थे। मैंने कहा ना तुमसे, हम आज घर पर बनाकर ही खाना खाएंगे, ज्यादा जिद मत करो। लेकिन पापा, मुझे ये खिचड़ी विचड़ी कुछ नहीं खाना, मुझे चाइनीज खाना है। अब मैं यहाँ से चाइनीज कहाँ से लाऊं? मैं खुद बासी चावल खा रहा हूँ। मैं अब और मेरे बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकता। देवेंद्र अपनी समस्या लेकर अपने बड़े भाई के पास जाता है, जो उस वक्त कोयले के खदान में काम कर रहा होता है। भैया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। तुम यहाँ, तुम्हें तो घर पर होना चाहिए था ना। मैं और मेरा परिवार खाना खाने के लिए भी तड़प रहा है। आप बड़े भाई होकर भी कुछ करते नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं फिर से शहर चला जाऊंगा। तुम सबके सामने यहाँ मेरा तमाशा बनाने आए हो। ये बातें तो घर पर भी हो सकती थी ना। महेंद्र थका हारा अपना काम करने के बाद देवेंद्र के साथ घर चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि देवेंद्र की पत्नी महिमा महेंद्र की पत्नी रूपा से झगड़ रही है। आप बड़े होने के लायक नहीं हैं। आज तक कोई भी बड़े होने का फर्ज नहीं निभाया है आपने, जो इतना कह रही हैं। अरे जा जा कलमुही, न जाने शहर जाकर क्या खा लिया जो गांव भूल ही गई हो। आपसे तो बात ही करना बेकार है। क्यों लड़ रही हो भाग्यवान? चलो हम अपने घर के अंदर चले। महेंद्र रूपा के साथ अपने घर चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि रूपा ने मसालेदार चटपटा खाना बनाकर रखा है। अरे वाह रूपा, तुमने तो आज स्वादिष्ट खाना बनाकर रखा है। फिर देवेंद्र किस बात से लड़ रहा था? खाना तो बहुत बढ़िया बना है। अब मैं क्या बताऊं जी, देसी चिड़िया विदेशी भाषा। घर में लाख अच्छी चीज हो, पर उसे और उसके बच्चों को तो बाहर का ही खाना खाना है। एक तरफ महेंद्र गांव के घर में बने स्वादिष्ट पकवान खा रहा था, देवेंद्र की पत्नी अपने बच्चों को मैगी बनाकर खिला रही थी। एक रात बीत चुकी थी। सुबह महेंद्र कोयले की खदान में काम करने के लिए निकल ही रहा था कि उसे देवेंद्र आंगन में बैठा दिखाई दिया और तभी से उसने उसे परेशान करने की सोची। रूपा, कल रात का खाना लाजवाब था। सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा ठेला खोल लूं, जहाँ तुम्हारे हाथ का बना खाना सब खा सके, एकदम स्वादिष्ट और मसालेदार। अरे जाइए, बड़े आए, जाकर मजदूरी कीजिए। अब भाई रात का खाना अच्छा खाया है तो जाकर मजदूरी भी मेहनत वाली होगी। उतने में ही वहाँ पर डाकिया एक चिट्ठी लेकर आया। ये चिट्ठी देवेंद्र के नाम से है। देवेंद्र कौन है? जी मैं हूँ, कहिए क्या बात है? ये चिट्ठी आपके कंपनी से आई है, शहर से। ये लीजिए, जरूर मेरे तरक्की का पत्र होगा, मजा आएगा। डाकिया चिट्ठी देकर वहाँ से चला जाता है। तब देवेंद्र चिट्ठी पढ़ता है और रोने लगता है। क्या हुआ छोटे, इतना रो क्यों रहे हो? भारी नुकसान की वजह से कंपनी ने कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, उनमें से एक मैं भी हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देवेंद्र को रोता हुआ देख उसकी पत्नी महिमा वहाँ पर आ जाती है। आप रो क्यों रहे हैं जी? क्या हो गया है? जरूर जेठ जी ने ही कुछ किया होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम तो पता नहीं क्यों परिवार तोड़ने के पीछे पड़ी रहती हो। मेरी नौकरी छूट गई। देवेंद्र के मुंह से इतना सुनते ही महिमा सहम जाती है। अब हम क्या करेंगे? बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बाकी है, कहाँ जाएंगे? किससे मदद मांगेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, कैसे करूं? इतना कर्ज भी सर पर है। शांत हो जाओ। मैंने सुना है कि महिमा शहरी खाना अच्छा बनाती है। तुम उसका व्यापार गांव में करो, अच्छा मुनाफा होगा। मुनाफा तो होगा, लेकिन उतने पैसे नहीं है मेरे पास जो मैं नई दुकान डाल सकूं। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ रुपए उधार दे दूंगा। जब मुनाफा चलने लगे तो तुम आकर मुझे दोबारा दे देना।
देवेंद्र महेंद्र से कुछ पैसे उधार ले लेता है। देवेंद्र साइकिल से शहर जाकर पिज्जा बनाने का सामान लेकर आता है। महिमा और देवेंद्र मिलकर पिज्जा बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। पूरे ठेले पर वो लोग पिज्जा रखकर बाजार में बेचने लगते हैं। ऐसा पिज्जा बना है जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। पूरा गांव झूम उठेगा। हाँ हाँ, आओ पिज्जा खाओ, पिज्जा खाओ। कुछ देर आवाज लगाने के बाद ही वहाँ पर कुछ ग्राहक आ जाते हैं। अरे भाई, क्या बेच रहे हो? पिज्जा? हमने भी बहुत सुना है कि ये कुछ शहरी खाना है, जरा दो, हम भी खा कर देखें। हाँ हाँ, मुझे भी दे दो। और जैसे ही उन्होंने पिज्जा खाया, उन्होंने पिज्जा थूक दिया। ये क्या बना दिया है? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। ये कैसा पिज्जा है? इससे अच्छा तो हमारे गांव का खाना है। हाँ हाँ, चलो चलो, कितना बेकार है। पूरा दिन बीत चुका था, लेकिन कोई भी गांव वाला पिज्जा खाने नहीं आया। इस चीज से परेशान होकर देवेंद्र ने सारी बातें अपने बड़े भाई महेंद्र को बताई। तुम्हें किसने कहा शहरी खाना बेचने को? ये गांव है, यहाँ के लोगों को टिकाऊ और तंदुरुस्त खाना खाने की आदत है। तो फिर इसका कोई सुझाव भी तो बताइए। एक काम क्यों नहीं करते? कुल्हड़ में गांव का देसी तड़का डालकर उसमें पिज्जा क्यों नहीं बनाते? मैं आपको लिख कर देती हूँ कि वो लोगों को बहुत पसंद आएगा। भाभी, आपने सही कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। महिमा को मैं समझा दूंगा। देवेंद्र ने रूपा की बात मानी और महिमा से कुल्हड़ पिज्जा बहुत सारे बनवाए और फिर उन्हें लेकर बाजार में ठेले पर बेचने चला गया और चिल्लाने लगा, कुल्हड़ पिज्जा, कुल्हड़ पिज्जा, देसी तड़के के साथ बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ ही देर में कुल्हड़ पिज्जा की खुशबू हर जगह फैल गई, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्राहक वहाँ पर आ गए। जरा हमें भी बताओ, कुल्हड़ पिज्जा क्या है? जरा मैं भी तो खाकर देखूं। हाँ हाँ, मुझे भी दे दो। देखने में तो बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है, आखिर खाकर तो देखूं। उन लोगों ने कुल्हड़ पिज्जा खाया और कहने लगे, मजेदार, मुझे मजा आ गया। मैंने शायद ही ऐसा कुछ जीवन में खाया है। अद्भुत। और मेरे लिए भी 2 पैक कर दो। मैं जाकर घर में अपने बच्चों को कुल्हड़ पिज्जा खिलाऊंगी। देवेंद्र और महिमा की आमदनी बहुत बढ़ गई थी। उनका कुल्हड़ पिज्जा बहुत अच्छा चलने लगा था। लोगों की भीड़ रहा करती थी वहाँ पर। देवेंद्र ने महेंद्र के दिए हुए पैसे उसे वापस लौटा दिए। जादुई कुल्हड़ पिज्जा बहुत अच्छा चल रहा है। जादुई कुल्हड़ पिज्जा? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। एक दिन एक बूढ़े बाबा हमारे घर आकर भीख मांग रहे थे और तभी मैंने उन्हें कुछ रोटियां खिलाई थी। मेरे अच्छे व्यवहार की वजह से उन्होंने मुझे जादुई जड़ी बूटी दी थी। उस जड़ी बूटी को मैंने कुल्हड़ पिज्जा में डाल दिया था, जिससे कि उसका स्वाद और सुगंध पूरे बाजार में फैल गया था। ये सारी बातें सुनकर महेंद्र बहुत खुश हो गया। आखिर देवेंद्र है तो अपना भाई ही ना, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। और इसी तरह देवेंद्र और महेंद्र एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। पूजा और राजू की शादी हुई थी। राजू अपने बड़े भाई के साथ रहता था। पूजा की जेठानी का नाम निशा था। निशा को अपने बड़े होने का बहुत घमंड था। वो पूजा से आए दिन काम करवाती रहती थी। पूजा सीधी सादी लड़की थी। वो अपनी जेठानी को ही सास समझकर उसकी हर बात माना करती थी। पूजा, मैं मंदिर जा रही हूँ, घर का सारा काम कर लेना और जब मैं आऊँ तो घर में कोई काम छूटा नहीं होना चाहिए। दीदी, आप बेफिक्र होकर मंदिर जाइए, मैं यहाँ के सारे काम संभाल लूंगी। पता है कैसे काम संभाल लेगी? मंदिर से आकर मुझे ही सारे काम करने पड़ेंगे। उल्टा सीधा काम करके रख देती है बस। पूजा को निशा बहुत कुछ कह देती थी, परंतु निशा कभी भी उसका पलटकर जवाब नहीं देती थी। पर जब खाना परोसने का समय आता, तब निशा ही खाना परोसती थी। ये क्या कर रही हो? दीदी, इनके लिए खाना लगा रही हूँ। जा, तू देवर जी का मुंह हाथ धुला, खाना मैं लगाती हूँ। पूजा राजू के मुंह हाथ धुलवाने के लिए चली जाती है। अरे, साबुन तो रसोई में ही रह गया, मैं अभी लेकर आती हूँ। जल्दी लेकर आना, भूख बहुत तेज लग रही है और हाथ भी बहुत गंदे हो रहे हैं।
जरा साफ तरीके से धोने होंगे। पूजा जब रसोई में जाती है तो उसकी नजर निशा पर पड़ती है। निशा रात की बची हुई रोटी और सब्जी राजू की थाली में लगा रही होती है। वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पाती और साबुन लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे क्या हो गया? तुम इतनी खोई खोई क्यों नजर आ रही हो? साबुन लेने गई थी तो वहाँ पर किसी बिच्छू ने काट लिया क्या? कुछ नहीं, आप अंदर चलिए। पूजा राजू को अंदर ले जाती है। थोड़ी देर में निशा राजू के लिए खाना लेकर आती है। पूजा बेमन से उस थाली को पकड़ लेती है और राजू के सामने रख देती है। जैसे ही राजू एक निवाला तोड़ता है तो पूजा उसके सामने से थाली हटा लेती है और राजू को सारी सच्चाई बता देती है। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भाभी मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं। ये सब आपके काम ना करने का नतीजा है। आप कोई काम धंधा नहीं करते ना, इसलिए सब आपको इस घर पे बोझ समझते हैं। आपको अपना कोई काम करना चाहिए। सच में पूजा, आजकल इंसान की अहमियत नहीं है, बस पैसे की अहमियत है। मैं आज से ही कोई काम धंधा ढूंढना शुरू करता हूँ। राजू काम की तलाश करता है पर उसे कोई काम नहीं मिलता। जब वो थक हार कर घर आता है तो पूजा उससे कहती है, एक बार जब आपने पिज्जा बनाया था तो वो बहुत ही स्वादिष्ट था। क्यों ना आप पिज्जा बनाने की दुकान खोल लें? आजकल सब पिज्जा बहुत पसंद करते हैं। आपका काम भी बहुत अच्छा चलेगा। वो तो सब ठीक है, परंतु मेरे पास पिज्जा बनाने की मशीन नहीं है और वो बहुत महंगी आती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वो खरीद सकूं। मेरे मायके में एक पिज्जा बनाने वाली मशीन बेकार पड़ी है। क्यों ना मैं उसे ले आऊं और आप उस पर काम करना शुरू कर दें? पूजा अपने घर से वो मशीन ले तो आती है, परंतु राजू का बनाया हुआ पिज्जा मार्केट में इतना नहीं बिकता क्योंकि पिज्जा की और भी दुकानें होती हैं। वो उदास होकर जब घर की तरफ जा रहा था तब उसे किसी का एक्सीडेंट होता हुआ दिखाई देता है। अरे ये गाड़ी तो इस भेलपुरी वाले को उड़ा देगी। इतनी तेज रफ्तार से उसकी तरफ जा रही है। राजू उस गाड़ी से पहले पहुंचकर उस भेलपुरी वाले को बचा लेता है। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वैसे भी मेरे परिवार को कौन सा मेरी जान की पड़ी है। अगर कुछ हो भी जाता ना तो कोई नुकसान नहीं होता। तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारी बातों में उदासी झलक रही है। रवि के बार बार पूछने पर राजू सारी कहानी बता देता है और रवि उसको एक पोटली देता है। ये क्या है? मेरे पास कुछ और तो नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह ही एक आम इंसान हूँ, पर तुम ये भेलपूरी ले जाओ और अपने पिज्जा पर डाल देना। पिज्जा में कौन भेलपूरी डालता है भला? जैसा कह रहा हूँ वैसा करके देखना। राजू वो पोटली ले जाता है और अगले दिन भेलपुरी को पिज्जा के ऊपर डाल देता है। पिज्जा की महक इतनी अच्छी होती है कि दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं और सब उसकी भेलपुरी वाले पिज्जा की डिमांड करते हैं। आज तक हमने बहुत तरह के पिज्जा खाए थे, परंतु भेलपूरी वाला पिज्जा तो हमने पहली बार खाया है। इस भेलपुरी वाले पिज्जा की तो बात ही अलग है। इसके आगे तो बाकी पिज्जा फेल। और मेरे लिए 3 पिज्जा पैक कर दीजिए। रवि की दी हुई भेलपुरी से बना पिज्जा अपने ही आप में बढ़ता जाता है। उसने एक पिज्जा पर भेलपुरी लगाई थी, उसी से अनेक पिज्जा बनते जा रहे थे। ये तो सच में एक जादुई भेलपूरी पिज्जा है। मैं तो मजाक समझ रहा था कि रवि ने मुझे भला क्या दे दिया। अब तो हर कोई इस भेलपूरी पिज्जा की डिमांड कर रहा है और मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। राजू अब दिन पर दिन अमीर होता जा रहा था। एक बार जब राजू और पूजा बात कर रहे थे तो निशा उनकी बातें सुन लेती है। पूजा, अगर तुम सही समय पर मुझे काम करने के लिए नहीं भेजती और वो जादुई भेलपूरी मुझे नहीं मिलती तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। हर औरत की यही इच्छा होती है कि उसका पति अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। तो मैंने भी यही किया। अच्छा, तो ये बात है। इनके पास जादुई भेलपुरी पिज्जा है जिसकी वजह से ये इतना अमीर होते जा रहा है। मुझे वो भेलपुरी चुरानी होगी। मैं इन्हें अमीर होते हुए नहीं देख सकती। जब राजू और पूजा सो जाते हैं तो रात के अंधेरे में निशा वो जादुई भेलपुरी पिज्जा चुराने के लिए उनके घर आ जाती है और उस पिज्जा को ढूंढ लेती है। अब इन्हें तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। अब ये जादुई भेलपुरी पिज्जा मेरे हाथ लग गया है।
वो जादुई भेलपुरी पिज्जा को जैसे ही हाथ लगाती है तो वो एक विशाल रूप धारण कर लेता है और निशा से लिपट जाता है और उसको कसता चला जाता है। अरे मेरा दम घुट रहा है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगी, मैंने लालच में आकर तुम्हें पाना चाहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। निशा जैसे तैसे उस जादुई पिज्जा से जान छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं राजू और पूजा उस जादुई भेलपुरी पिज्जा की मदद से लोगों को फ्री में पिज्जा खिलाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। वो बहुत से गरीबों के लिए अस्पताल तथा अनाथ आश्रम खोलते हैं। एक कॉलेज के बाहर पप्पू का एक स्नैक का सेंटर था। वो अपने स्नैक सेंटर पर पिज्जा भी बेचता था और मैगी भी। एक मैगी देना भाई। हाँ अभी देता हूँ। एक वेजिटेबल पिज्जा देना। एक्स्ट्रा चीज? हाँ एक्स्ट्रा चीज। वैसे तो पप्पू का स्नैक सेंटर ठीक ठाक चल रहा था, पर क्योंकि वो एक कॉलेज था तो वहाँ आसपास कई और स्नैक सेंटर थे। पप्पू हमेशा सोचा करता था कि कैसे वो अपना धंधा बढ़ाए। एक दिन उसका एक दोस्त उसकी दुकान पर आया। अरे पप्पू भैया, तनिक हमको एक पिज्जा खिलाओ। हाँ हाँ अभी लो। हमको कोनो आम पिज्जा नहीं चाहिए। तो कैसा पिज्जा चाहिए तुमको? हमें अपने पिज्जा में सब कुछ चाहिए, सब्जी, पनीर और मैगी भी। क्या पिज्जा पे मैगी? हाँ हाँ तुम तो हमको जानते हो, हमको मैगी भी खाना है और पिज्जा भी खाना है। पर पिज्जा पर मैगी कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, आप बनाकर तो देखिए। विक्रम की बात सुनकर पप्पू ने पिज्जा मैगी बनाना शुरू किया। उसने पिज्जा के बेस के ऊपर मैगी डाली और उस पर ढेर सारी टॉपिंग्स और चीज डाला। अब ये हुई ना बात। पप्पू ने ये मैगी पिज्जा ओवन में डाला और दोनों इंतजार करने लगे पिज्जा के पकने का। मैगी पिज्जा की खुशबू तो मस्त आ रही थी। वाह क्या खुशबू है। पप्पू ने कुछ देर बाद वो पिज्जा बाहर निकाला। मैगी पिज्जा दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट था। ला ला ला। पप्पू ने पिज्जा काटा और विक्रम को दिया। विक्रम ने पिज्जा चखा। वाह वाह क्या स्वाद है। हम नहीं कहते थे कि कमाल होगा? कमाल, बेमिसाल, वाह वाह वाह। इतना अच्छा है? हाँ भाई तुम भी खा के देखो। पप्पू ने भी अपना बनाया हुआ मैगी पिज्जा खाया और उसे भी वो बहुत पसंद आया। अरे भाई ये तो एकदम नई डिश बन गई। विक्रम और पप्पू मैगी पिज्जा खा रहे थे, तभी वहाँ 3 ग्राहक आए। अरे ये कौन सा पिज्जा है? मैगी पिज्जा। मैगी पिज्जा, हमें भी एक मैगी पिज्जा देना। पप्पू ने एक और मैगी पिज्जा बनाने रख दिया। जब वो बना रहा था तब कुछ और ग्राहक आए। उन्होंने भी मैगी पिज्जा का ऑर्डर दे दिया। पप्पू एक के बाद एक मैगी पिज्जा बनाने लगा। वो पिज्जा बनाता और ओवन में डालता और फिर काट कर ग्राहकों को दिया करता था। ये तो मस्त है, मजा आ गया। पप्पू भैया बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद। अरे पप्पू भैया आइडिया तो हमारा था ना? हाँ हाँ भाई तुम्हारा ही आइडिया था। थैंक यू मेरे दोस्त। पप्पू ने विक्रम को गले लगाया। उस दिन से पप्पू का मैगी पिज्जा काफी बिकने लगा। पप्पू खुश था। एक मैगी पिज्जा। एक मैगी पिज्जा। मैगी पिज्जा के लिए पप्पू के स्नैक सेंटर पर भीड़ लगी रहती थी। कुछ दिनों बाद पप्पू ने इतने पैसे कमा लिए कि उसने पिज्जा सेंटर को बड़ा बना दिया। वाह भैया, इतना बड़ा पिज्जा पार्लर। हाँ भाई ये सब तेरी देन है। उस दिन तेरे मैगी पिज्जा के आइडिया ने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। वेलकम भाई वेलकम। पर मुझे हमेशा फ्री में पिज्जा खिलाना होगा। हाँ हाँ तू फिक्र मत कर। पप्पू का बड़ा पिज्जा पार्लर खुल गया। अब ग्राहक अंदर बैठकर खाते थे। सब कुछ ठीक था। पर पप्पू के बगल में एक स्टॉल था विनोद का। विनोद सालों से फ्रेंकी और पिज्जा बेच रहा था। ये कल का लौंडा हमारे पीछे आया, इसने इतना बड़ा पिज्जा पार्लर डाल दिया। बॉस उसका मैगी पिज्जा का आइडिया हिट हो गया। हाँ पर उस मैगी पिज्जा में ऐसा है क्या? कुछ खास तो नहीं है। तो हम भी बनाते हैं मैगी पिज्जा और उसे कम दाम में बेचेंगे। ये हुई ना बात बॉस। हाँ अब मजा आएगा। विनोद ने कम दाम में मैगी पिज्जा बेचने का आइडिया निकाला।
वहाँ पप्पू के पिज्जा पार्लर में मैगी पिज्जा 100 रुपए का था। हम 80 रुपए में मैगी पिज्जा बेचेंगे। उस दिन विनोद ने अपने स्टॉल के बाहर पोस्टर लगाया, मैगी पिज्जा 80 रुपए में, और कम दाम देखकर यंगस्टर्स विनोद की स्टॉल में आए। एक मैगी पिज्जा देना। मुझे भी मैगी पिज्जा देना। अब सारे यंगस्टर्स मैगी पिज्जा खाने विनोद के स्टॉल पर जाने लगे। ये हुई ना बात छोटू, अब हम पूरा मार्केट खा जाएंगे। पप्पू के स्नैक शॉप पे धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी थी और अब पप्पू को चिंता सताने लगी थी कि वो क्या करेगा। मैं भी दाम कम करके देखता हूँ। उसी दिन पप्पू ने भी नया बोर्ड लगाया, मैगी पिज्जा 70 रुपए। विनोद ने पप्पू का बोर्ड देखा। 70 रुपए, अब देख। विनोद ने 50 रुपए का दाम लगा दिया और एक बार फिर ग्राहक विनोद के ठेले पर जाने लगे। अब पप्पू परेशान हो गया। 50 रुपए से कम दाम कैसे रखूं? मेरा नुकसान हो जाएगा। पप्पू सोच ही रहा था कि तभी तेज हवा बहने लगी। हवा ने आकार लिया एक औरत का। पप्पू, मैं तुम्हारी कुलदेवी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। आज से तुम जो भी मैगी पिज्जा बनाओगे वो विशाल बन जाएगा। उससे तुम्हारा अच्छा खासा मुनाफा होगा। इस मुनाफे का एक भाग तुम गरीबों में दान करना। तुम्हारा कल्याण हो। पप्पू की कुलदेवी ने उसके पिज्जा ओवन पर कुछ जादू किया और वो गायब हो गयी। पप्पू को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। कुछ देर बाद उसके पार्लर में एक कस्टमर आई। भैया, एक मैगी पिज्जा देना। पप्पू ने हमेशा की तरह मैगी पिज्जा बनाया और ओवन में डाला। ओवन में डालते ही पिज्जा का आकार बढ़ने लगा। वो पिज्जा ओवन के जितना बड़ा हो गया। पप्पू और वो लड़की दोनों हक्के बक्के रह गए। ये क्या जादू है? जादुई मैगी पिज्जा। पप्पू ने वो बड़ा सा पिज्जा बाहर निकाला और उसके टुकड़े किए। मुझे तो बस एक ही स्लाइस चाहिए। फिर पप्पू ने एक एक करके सारे स्लाइस अलग अलग ग्राहकों को बेच दिए। पप्पू के जादुई मैगी पिज्जा की बात आग की तरह फैल गई और फिर ग्राहकों की भीड़ लग गई। एक पिज्जा का स्लाइस कितने का? 30 रुपए। पप्पू एक पिज्जा के 6 स्लाइस करके अच्छा खासा कमाने लगा। रात को उससे कुलदेवी की बात याद आई। इसकी कमाई का एक हिस्सा मुझे दान करना है। तो पप्पू ने एक हिस्सा अलग किया और वो पैसे लेकर वो मंदिर के पास गया। उस पैसों से उसने खाना खरीदा और गरीबों को खिलाया। भगवान तेरा भला करे बेटा। और ऐसे ये नेकी का सिलसिला चलता रहा। पप्पू जादुई मैगी पिज्जा बेचकर अच्छे पैसे कमाता और उसमें से एक हिस्सा गरीबों को दान करता। और वहाँ विनोद अपने बाल नोचता रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पप्पू का पिज्जा अपने आप बड़ा कैसे हो रहा है। जादू का वरदान पप्पू को मिला क्योंकि वो अच्छा था और उसके जरिए अच्छाई आगे बढ़ सकती थी।